हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते ही देखते हम आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के काफी नजदीक आ चुके हैं और लगभग 10 दिन का समय अब आपके पास बचा है आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार से हमें परफॉर्म करना है, क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या हमारा प्लान होगा जिससे हम 95 प्लस जो है लेकर आ सकते हैं। क्योंकि भैया आरबीआई असिस्टेंट का है पेपर और ये जो आपका पेपर है ये मांगता है आपसे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स। विश्वास नहीं होता तो पिछले साल के कट ऑफ देख लो, आप सब कुछ देख ही चुके हो, आपको पता ही है। ठीक है, तो इन बचे हुए 10 दिनों में क्या हमें कहानी करनी है। 11 अप्रैल को आपका पेपर है, ये सभी को पता होना चाहिए। अब 10 दिन की प्लानिंग कैसे होगी। अगर आप ऐसे पैनिक कर रहे हो, टेंशन में हो, तो सारी टेंशन दूर हो जाएगी इस सेशन के बाद। प्रॉपर डे बाय डे प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से चीजों को समझते हुए चलना। ठीक है, चलो सबसे पहले टारगेट 95 प्लस लेकर चलना है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, इजी पेपर आना है, बेहतरीन अटेम्प्ट हमें करके आना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि नंबर्स आप कहां से खींच सकते हो, यह आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहला अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, रीजनिंग का अगर आप एग्जाम एनालिसिस भी देखो, बाकी सारे पेपर भी अभी जो हमारे 2025-26 में हुए हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि रीजनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट स्टूडेंट करके आ रहे हैं। 30 के आसपास तो क्लैरिकल के पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं। तो रीजनिंग में सच बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, सवालों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से उनके आंसर्स मार्क करना है। सबसे पहले मिसलेनियस पर टूट पड़ना है। 15 सवाल आपको मिसलेनियस से मिलेंगे। 8 से 10 मिनट में अगर आपने वो सवाल कर लिए तो जंग आप जीत गए, बेहतरीन आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रही बात क्वांट की, क्वांट में आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, इसमें से कोई भी सवाल आपके सामने आ सकता है। वही सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है। प्रैक्टिस ऐसी करो कि 8 से 10 मिनट में आपका स्पीड मैथ्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। फिर आपका एक या दो डीआई आएंगी, बाकी आपका अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के सवाल भी ना बहुत आसान आएंगे, कोई बहुत टिपिकल सवाल नहीं आएगा। तो कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो अर्थमेटिक को छोड़कर चल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना भैया, कम से कम 10 क्वेश्चन तो अर्थमेटिक के मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर वो आप नहीं करोगे तो कांट में आपका बढ़िया काम नहीं हो पाएगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, खासकर जो आपके एसबीआई या अदर पेपर होते हैं वहां पर एडिटोरियल से आपका आर्टिकल आ गया, इकोनॉमिक्स वाला आर्टिकल आ गया, तो वो थोड़े से कठिन बैठते हैं। बट असिस्टेंट में आप जब बात करोगे ना, आपको मेजरली स्टोरी बेस्ड आरसी देखने को मिलेंगे, जहां पर आप आराम से आंसर्स मार्क कर सकते हो। तो एक तो आपका आरसी से नंबर निकल के आ गया, बाकी ग्रामर पूरी आपको तगड़े लेवल पे सॉल्व करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट्स बढ़ाने के लिए इंग्लिश में तुक्के नहीं मारने हैं, क्योंकि गलती करोगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो डे 1 से 3 का क्या करना है भाई। स्टार्टिंग के तीनों दिन स्पीड ड्रिल पर चलेंगे, ताबड़तोड़ आपको सिर्फ सवाल सॉल्व करने और कुछ नहीं देखना, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, सिर्फ ताबड़तोड़ आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, सुबह आप उठाओ, 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 अप्रोक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोशिश करना है बिना पेन पेपर के बातचीत चल रही है, जहां पर थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो तो करो, बाकी कोशिश करना है बिना पेन पेपर के बातचीत चले। 50 सिंप्लीफिकेशन, 50 अप्रोक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक, ये मैंने आपको मिनिमम वैल्यू दी है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा कर पाओ उतना आपको मजा आ जाएगा पेपर के टाइम। ठीक है, दोपहर की बात करें, आप 15 से 20 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के सॉल्व कर लेना, क्योंकि सिलॉग इनइक्वालिटी आप करते रहते हो। 15 से 20 पजल आपको सॉल्व करनी है बेहतरीन तरीके से। यहां पे आप मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो। उसी के साथ जितने भी आपके ग्रामर के रूल्स हैं उन्हें एक बार बढ़िया से आप रिवाइज कर लेना और उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करना क्लोज टेस्ट में, एरर में, और उसी के साथ आपको आरसी भी 2-3 सॉल्व करने हैं। अब आती है बात मॉक की। हो सकता है इन 10 दिनों के बीच आपका एडमिट कार्ड आ जाए, एग्जाम के 7 दिन पहले आए या उसके बाद आए। तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगा, आज ही के दिन से आपको ये इंप्लीमेंट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जाम है वो 4 शिफ्ट्स में होने वाला है। ठीक है,
और आज की तारीख में आपको पता नहीं है कि आपका एग्जाम किस शिफ्ट में होगा, तो क्या हम एडमिट कार्ड का इंतजार करेंगे कि एडमिट कार्ड आएगा तब शिफ्ट में एग्जाम देंगे? नहीं, आज ही से आपको क्या करना है, जो भी आपकी शिफ्ट्स की टाइमिंग होती हैं उन शिफ्ट्स की टाइमिंग पर मॉक देना शुरू करना है। ठीक है, जैसे आपका पहली शिफ्ट का पेपर कितने बजे होता है? 9 से 10, तो आप 9 से 10 पेपर देना शुरू करो। ठीक है, दूसरा आपका जितने बजे से होता है वहां पर आप पेपर देना शुरू करो, क्योंकि चारों शिफ्ट के टाइम आपको पता है किस किस टाइम पे पेपर होता है, ये आप जानते हैं। नहीं भी जानते हो गूगल पे एक बार सर्च कर लेना, चारों शिफ्ट के टाइमिंग आपको मिल जाएंगे। तो एक मॉक आप मॉर्निंग में दीजिए, एक आप आफ्टरनून वाली पे दीजिए, फिर थर्ड शिफ्ट के टाइम पे दीजिए, फिर फोर्थ शिफ्ट के टाइम पर दीजिए। जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता तब तक आप हर एक शिफ्ट के टाइम पर मॉक दो, ताकि आपके दिमाग को पता लग जाए कि इन चारों स्लॉट में एक्टिव रहना, 100% तरीके से मुझे फंक्शन करना है। ठीक है, फिर जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो जिस शिफ्ट में आपका पेपर आया है उसी शिफ्ट के टाइम पर आप मॉक टेस्ट देंगे, पर उससे पहले आप सारी शिफ्ट को एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, डे 4 से 7 प्रैक्टिस खूब हो चुकी, कॉन्सेप्ट आप खूब पढ़ चुके, आप सिर्फ मॉक मॉक लगाना है बस। ठीक है, 2 से 3 मॉक तो कम से कम लगाना है, 2 तो कम से कम लगाना ही है। अगर आप तीसरा लगा लोगे ना मजा आ जाएगा, है ना। तो 2 मॉक आपको कम से कम लगाने हैं। ठीक है, एक मॉक आपका जाएगा शिफ्ट के टाइम पर, क्योंकि आई थिंक ये जो आपका डे 4 से लेकर डे 7 है, यहां पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो एक मॉक आपका शिफ्ट के टाइम पर जाएगा प्लस एनालिसिस, और दूसरा मॉक आपका किसी भी टाइम पर जा सकता है। अब एनालिसिस में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं या जो आपने गलत किए हैं उनको आपको एक बार चेक करना है, और वही आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, साथ के साथ असिस्टेंट का पेपर है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर भी अगर किसी भी सेक्शन में आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो और 30-40 सेकंड तक अगर आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा या उसके आंसर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, फटाफट से उसको स्किप करो। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू में डालो इसको और आगे बढ़ो, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने, हम एक क्वेश्चन पे अटक कर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो 30 से 40 सेकंड में अगर छोड़ नहीं मिल रहा है क्वेश्चन का, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, अगले सवाल पर चले जाओ। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, फिर जो आखिरी आपका दिन है 8 से 9, वहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो अर्थमेटिक के आपके टॉपिक्स होते हैं उसमें कई सारे ना शॉर्ट ट्रिक होते हैं, है ना। आपको परसेंटेज वैल्यू हो गए, फ्रैक्शन वैल्यू हो गए, रेशो वाली चीजें हो गई। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स आपने जहां से भी पढ़ी हैं सीखी हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, मॉक आपका फिर भी चल रहा है, और मॉक में ध्यान रखना है तुक्के नहीं मारने हैं, मॉक को एकदम सीरियसली लेना है एक्चुअल एग्जाम जैसे, और फोकस करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर आ जाए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप कहीं पर फुल मॉक दे रहे हो और कुछ मॉक क्या होते हैं एक्चुअल एग्जाम लेवल से हार्डर लेवल के होते हैं, और वहां अगर नंबर कम आएंगे, आप 90-95 तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे कि अरे सर आप तो बोल रहे थे 90-95 आने हैं, ये तो मेरे कम हो गए, 70-80 रह गए। तो हो सकता है वो मॉक आपका डिफिकल्ट लेवल का हो। तो कोशिश करनी है लास्ट के 3-4 दिनों में जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हैं, एक्चुअल एग्जाम लेवल के हैं, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम जैसे अटेम्प्ट कर पाए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाए। ठीक है, लास्ट जो आपका दिन है भाई, लास्ट डे पे आपको कुछ नहीं करना है ना। अगर आप चाहो तो अपने शिफ्ट के टाइम पर एक मॉक दे सकते हो, है ना। उसके अलावा कोई आपको प्रैक्टिस नहीं करनी, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना, रिलैक्स करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, पूरी 8 घंटे की नींद लेनी है, और डॉक्यूमेंट्स भैया बहुत अच्छे से आपको इकट्ठे कर लेने हैं। एडमिट कार्ड, ठीक है, आपकी आईडी की फोटोकॉपी, 2 से 3 फोटो और रनिंग कंडीशन वाले पेन। ठीक है, लास्ट दिन भैया किसी चक्कर में नहीं पढ़ना कि ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, कोई नया टॉपिक दिख गया मॉक में उसको लगा रहे हैं, नहीं, जो पढ़ा है उस पर रहना है कॉन्फिडेंट, एक शिफ्ट के टाइम पर मॉक लगाना और शांति से पेपर देने हमें जाना है। ठीक है, अब एग्जाम के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है, और खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 20 मिनट का आपके पास टाइम है। कोशिश करना है रीजनिंग में जो आपका मिसलेनियस का पूरा पार्ट है उसे आप 8 से 10 मिनट में उड़ा दो, ताकि पजल्स के लिए आपके पास टाइम रहे।
ऐसे ही क्वांट में आपका जो स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन है उसको अगर आप 8 से 10 सेकंड में उड़ा दोगे तो आपको एक बहुत अच्छा एज मिल जाएगा, फिर आप डीआई और अर्थमेटिक को टाइम दे सकते हो। ठीक है, तो बचे हुए दिनों में इसी प्रकार से प्रैक्टिस करो कि 8 मिनट का टारगेट है, लगभग 9 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसी के साथ बहुत ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। असिस्टेंट का पेपर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान से सवाल आएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। साथ के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, 95 जाने के चक्कर में तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है ना। और इन सारी की सारी चीजों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना एक अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें, रीजनिंग में आपको फुल आउट ऑफ फुल टारगेट करने हैं। 35 टारगेट करोगे, 33 के आसपास आके गिर जाओगे। क्वांट में आप 30 से 33 के बीच टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश अगेन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आराम से 25 से 30 तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेकर चलें। यहां पर मान लो क्वांट में आपके 30 आ गए। ठीक है, यहां पे मान लो आप 30 लेके आ गए, फिर रीजनिंग में आपके 35 आ गए और यहाँ 25 अगर लेके आते हो, ठीक है, तो ये आपका लगभग 90 का हिसाब किताब बन जाएगा। तो 90 तक तो आप यहाँ पे आ ही गए हो। ठीक है, अब क्वांट में आपको 2-3 नंबर और खींचने हैं, इंग्लिश में आपको 2-3 नंबर और खींचने हैं, तो आप 95 के पास आ जाओगे और बहुत अच्छे से आपका जो स्कोर है सिक्योर हो जाएगा और आप किसी भी अगर कैटेगरी से हो, किसी भी ऑफिस से अप्लाई कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो बस इन सारी की सारी चीजों को अगर आप फुलफिल करेंगे तो इन दीदी की तरह आपका भी बहुत बढ़िया सा स्कोर आ जाएगा और आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके। तो जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आरबीआई में जॉब पाने का भैया आसान रास्ता है। 3 साल बाद नोटिफिकेशन आया, इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है, अच्छे से मेहनत करना है, पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, एग्जाम को क्लियर करना है। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में हो, कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।